Students, we have to understand Coulomb's law in vector form, in which we have to take two charges, in the coordinate system. Coordinate system must have a charge, say q1 at some point and q2 another point. And suppose q1 is kept at position vector, say r1 from the origin, and q2 it is kept at position vector r2 from the origin. Now we take a displacement vector between q1 and q2, and for this we have to take delta r as the displacement vector. So let us see. Displacement vector can be written either in that way or from that direction. So either it is taken as r12 as r1 minus r2, or delta r21 as r2 minus r. These two things can be taken in the same condition according to the given condition of the force. Let us see how. Suppose Q1 is exerting force on Q2. Q1 is exerting force on Q2. So say that force would be taken as F12. In case Q2 is exerting some force on Q1, Q2 is exerting force on Q1. Then we have got the same force as F21. In this way, we'll have to verify whether both the forces are exerting equal amount of force on each other, having the displacement vector in between. That's why we have to consider a concept. Let's see. So, according to given condition, we have to deal with the same. According to given condition, we get force exerted from Q1 से to Q2. मान लो मेरे पास फोर्स कहां से लग रहा है, Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है. तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पर फोर्स ले लूंगा मैं F12 एंड दैट इज वेक्टर फॉर्म. यहां ले लूंगा कांस्टेंट K, यहां ले लूंगा Q1 and then Q2 whole divided by say R12 यूनिट वेक्टर का मेरे को यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मेरे को Q1 Q2 मिलता है स्केलर क्वांटिटी एंड R12 मुझे मिलता है एक वेक्टर, बट इसका मॉड्यूलस के बाद ही हम इसका पावर ले सकते हैं, 2 पावर 3 पावर और आगे जो भी लेना, तो आपको मॉड्यूलस के साथ पावर लेना पड़ेगा. तो फाइनली ये पूरा का पूरा जो हमारे पास टर्म है राइट हैंड साइड में वो एक स्केलर टर्म बन जाएगा, जबकि हमको लेफ्ट साइड में एक फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ. तो हमको पूरे के पूरे टर्म्स को वेक्टर बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहां पर एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है. और वो यूनिट वेक्टर कहां से आएगा, वो यूनिट वेक्टर इसी का होगा. आप यहां पर क्या करते हो, R12 एक यूनिट वेक्टर ले लेते हो मल्टीप्लिकेशन. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि डेल्टा R12 जो है, डेल्टा R12 एक यूनिट वेक्टर है और वो वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस. वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, ये वेक्टर के नीचे इसका मॉड्यूलस है, तो इसका वैल्यू ओवरऑल में यूनिट वेक्टर होता है. तो देखिए, तो यहां पर मैंने एक यूनिट वेक्टर ले ली जिसे हम लोग वापस इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसा,
F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एज इट इज। यहां पर रख देंगे हम लोग R वेक्टर 12 होल अपॉन इट्स मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस लिख देंगे हम लोग ऐसा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नया टर्म क्या मिलेगा। आप देख रहे हो नीचे एक स्क्वायर फॉर्म है और एक पावर 1 वाला है। आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे। F12 यहां पर एज इट इज रहेगा, K एज इट इज रहेगा, Q1 Q2 भी रहेगा, R12 वेक्टर फॉर्म तो रहेगा, पर नीचे मेरे को डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, R12 मॉड्यूलस क्यूब। आप देखें यहां पर मॉड्यूलस क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 2 इसका पावर 1, और फाइनली इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके कारण से ये बन जाएगा R पावर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया एक टर्म, और इसे मैं आगे ओपन करूंगा तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सो दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा। सो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा फॉर्म। आपको ये डेल्टा के फॉर्म में मिलेगा। सो दैट वुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा R12, ऐसा मिल जाएगा। सो दिस हैज टू बी द सेम व्हेनेवर इट इज ओपन। ये आपको मिल जाएगा इसको ओपन करने पर इस प्रकार से। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, F12, ये मिल जाएगा K Q1 देन Q2, यहां मिल जाएगा आपको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 होल क्यूब। दैट हैज टू बी होल क्यूब हियर। सो ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, आप लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे और फिर हम लोग चलते हैं और आगे। लेट अस सी, इसे हम लोग करते हैं ऐसा, और जब हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस के फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं, ये फोर्स जैसे Q1 से Q2 की तरफ लग रहा था, and then we got the value as this, but similarly we will reverse the order. Let's see how. So students, what do we do? If suppose force is reversed, means force is acting from Q2 to Q1, then what happens? So देखिए students, if force is exerted, similarly we'll write similarly if force is exerted from Q2 to Q1, यदि फोर्स Q2 से Q1 की तरफ लगता है, देन व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी। F21 मिलेगा यहां, K Q1 Q2 एज इट इज रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हो आप। यहां मिल जाएगा डेल्टा R21 यूनिट वेक्टर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा R21 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया हमने अलग से, जिससे ये ओवरऑल में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बनी रहे। इसको अब आगे एक्सपैंड करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, F21 आएगा, K आएगा, Q1 Q2 भी होगा। इसको ओपन कर लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसे लिख लेते हैं हम लोग डेल्टा R21 वेक्टर फॉर्म होल अपॉन डेल्टा R21 मॉड्यूलस क्यूब। वी में राइट इट लाइक दिस, मॉड्यूलस क्यूब, क्योंकि इसका एक मॉड्यूलस फॉर्म इसके साथ आके पावर 3 हो जाएगा। इसे भी आप आगे और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें
आपके पास ये डायग्राम है, एक Q1 और Q2 अलग अलग पोजीशन वेक्टर पर है, जिसके साथ ये बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आप पहले Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लगाते हो तो F12 लेते हो, जब Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लगाते हो तो F21 लेते हो, जिसके कारण से आपके पास ये वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और रिजल्ट हमको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, एक में हमको R12 मिलता है और दूसरे में हमें डायरेक्शन रिवर्स होने पर डेल्टा R21 मिलता है। तो ये इसके आगे हम लोग देखें क्या होता है, इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या मिलेगा आपको यहां F21 के Q1 Q2, यहां आता मेरे पास फॉर्म R2 माइनस R1 होल डिवाइडेड बाय, ये वेक्टर फॉर्म, नीचे मॉड्यूलस का फॉर्म आएगा, मॉड्यूलस ऑफ R2 minus R1 whole power 3. We will get it like this. Let's see how. So in that way, we had expanded the same relation according to the given condition. So what happens? अब आप एक चीज देखें, ये मेरे पास एक रिलेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे थे मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी निकाला था, ये इक्वेशन नंबर 2 भी निकाल लिया है। लेकिन अब यहां ध्यान दें एक चीज कि जब भी हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, यदि मैं F12 और F21 को कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, लेट्स सी। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखें क्या मिलता है मुझे। आप ये देखते हो कि Q1 Q2 और K यहां भी है और पहले वाले केस में भी था। नीचे जो मॉड्यूलस है, एक चीज ध्यान रखें, मॉड्यूलस के अंदर में R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2 दोनों सेम होती हैं, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर में प्लस माइनस का रोल नहीं होता है, इसीलिए हमको ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम मिलती है। तो हमारे पास R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस क्यूब हो या R2 माइनस R1 माइनस R2 का क्यूब, दोनों वैल्यू सेम होंगी। डिफरेंस आएगा सिर्फ इस R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में एंड R1 माइनस R2 के वेक्टर फॉर्म। इसलिए जब आप कंपेयर करते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहां पर माइनस साइन और यहां भी माइनस साइन लगा दूं मैं, तो माइनस साइन यहां पर लगाने पर मैं दोनों तरफ माइनस साइन लगाता हूं तो क्या होगा, ये माइनस रहेगा, लेकिन इस माइनस के कारण से ये कैसा बन जाएगा, मेरे पास R2 माइनस R1 माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा R1 माइनस R2, जो कि इक्वेशन नंबर 1 के जैसा हो जाएगा। और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, F12 we get F12 equal to minus of F21, which could further be written as F12 plus F21 equal to 0. It proves that forces are equal from both the charges. ये प्रूव करता है कि फोर्सेस जो है वो दोनों चार्जेस से इक्वल मैग्नीट्यूड पे लगता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स को वेरीफाई करता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फाइनली मुझे ये प्रूव करना रहता है और वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।